वेलकम टू डे 2। आज अपन शेयर बेस्ड पेमेंट्स का कैश सेटल ट्रांजैक्शन वाला सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैश सेटल ट्रांजैक्शन मतलब कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका बेस शेयर्स पे ही होता है, पर इन ट्रांजैक्शन में आपका प्राइस वैल्यू मनी में जाता है। ठीक है, कैश बेसिस पे सेटलमेंट होगा, बट उसके बेसिस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? एंटिटी की शेयर प्राइस से। बट यहाँ पे देर इज नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या राइट्स ऑफ शेयर्स दैट इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे डायरेक्ट कैश सेटलमेंट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सार, शेयर अप्रिसिएशन राइट्स एंड रिडीमेबल शेयर्स। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनका ऑब्वियसली हर साल जब जब हमें रिकॉर्डिंग करनी है तब पीएनएल टू लाइबिलिटीज, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज होता है। जैसे जो भी एक्सपेंस होगा आपका वो डेबिट टू लाइबिलिटीज। मेजरमेंट हर रिपोर्टिंग डेट पे उसकी फेयर वैल्यू पे ये चीज मेजर हो। ठीक है, एलोकेशन एक्सपेंस का टू द रिपोर्टिंग पीरियड, हर रिपोर्टिंग पीरियड में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपेंस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम वो जो वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं वो वेस्टिंग पीरियड में ये रिकॉर्डिंग हो एक्सपेंस की। तो सपोज अगर हमारा 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है तो हमारा जो टोटल फेयर वैल्यू आता है उसको हम इन 3 इयर्स बाइफिकेट करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसके एलोकेशन होता है। अब सबसे पहले शेयर अप्रिसिएशन राइट्स। शेयर अप्रिसिएशन राइट्स ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सरसाइज हो सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सरसाइज होने का मतलब अगेन उनका भी वेस्टिंग विंडो आ रहा है, जब वो होंगे कि नहीं होंगे फिक्स उसके राइट्स वो हमें पता चलता है। सेम उसी अब जैसे ही वो एक्सरसाइज होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है इक्विटी सेटल से? यहाँ पे जब वो एक्सरसाइज करेंगे उस दिन की इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपन रिकॉर्डिंग करते हैं एंट्री की। ठीक है, तब तक जो उसकी लाइबिलिटी बुक्ड होगी वो कोई अलग वैल्यू पे होगी, एंड यहाँ पे हम जो फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आने वाला है। वो डिफरेंस का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइजेबल पीरियड अगर खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली जिस टाइम पे एक्सरसाइजेबल पीरियड खत्म हो रहा है तब अपना फेयर वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सार। ऑब्वियसली हम बोलते हैं फेयर वैल्यू बेसिकली क्या है? नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप पीरियड के क्लोज आते जा रहे हो ऑब्वियसली आपकी टाइम वैल्यू कम होती जा रही है ना। और जिस डेट पे जब अपना एक्सरसाइजेबल पीरियड खत्म हो रहा है उस डेट पे क्या होगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी 0 हो जाएगा और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू। ठीक है, अब सार किस अजम्पशन पे वर्क करते हैं? सार ये अजम्पशन पे वर्क करते हैं कि जो होल्डर है उसको जैसे ही ये शेयर मिलने वाले हैं वो इमीडिएटली उसको सेल ऑफ या डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो इसलिए उसका नेट सेटलमेंट इन कैश देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज डेट पे उसकी जो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जो होती है ना उसका पेमेंट डायरेक्टली दिखाते हैं ना। हम परचेज नॉर्मली अगर शेयर मेरे को मिलता तो मैं कैसे रिकॉर्डिंग करती? पहले परचेज प्राइस की, ठीक है, कि मैंने परचेज किया, फिर उसके सेलिंग प्राइस की, फिर उसमें जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यहाँ पे कोई परचेज नहीं कोई सेल नहीं, डायरेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली ट्रांजैक्शन है बस उतनी ही रिकॉर्ड होती है। क्लियर है? सार में ये ट्रीटमेंट समझ गया, रिवाइज हो गया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। जब तक सार एक्सरसाइज नहीं हो रहा, मतलब जब तक उसका वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, हर साल हर रिपोर्टिंग ईयर के एंड में हम एक एंट्री पास करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर सार। अब ये पीएनएल अकाउंट डेबिट मतलब क्या है? वो जो एक्सपेंस अकाउंट जो भी पर्टिकुलर टाइप का आपका सार होगा वो सार एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हैं, और वो क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो पीएनएल में जाता है, इसीलिए अपन एक सर्टेन एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट करके लिख रहे हैं। ठीक है, टू लाइबिलिटी फॉर सार अकाउंट, क्योंकि हमें पता है ये लाइबिलिटी डिटरमाइनेबल है, स्पेसिफिकली ये सिर्फ और सिर्फ सार के लिए है। करेक्ट है, तो हम पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर सार अकाउंट हर रिपोर्टिंग ईयर के एंड में पास करेंगे ये एंट्री, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था जो अपना पूरा अमाउंट आता है मेजरमेंट में फेयर वैल्यू उसको हम ओवर द पीरियड ऑफ द एक्सरसाइजेबल टाइम हम स्प्लिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वो इंटू 1/3 इंटू 2/3 वही चीज होती है अपनी। ठीक है, हर साल ये होगा। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम?
टोटल हमारी लाइबिलिटी का कैलकुलेशन होता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माइनस ऑलरेडी लेफ्ट माइनस अबाउट टू लीव, ये आया आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनके लिए आपको लाइबिलिटी बुक करनी है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे ऑप्शन पर एम्प्लॉय से, ऑप्शंस कितने हम ऑप्शन दे रहे पर एम्प्लॉय इनटू फेयर वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन ऑन द रिपोर्टिंग डेट इनटू नंबर ऑफ इयर्स इलैप्स्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स जिस समय वो सार हमारे लिए एक्सरसाइजेबल है। क्लियर है? तो ये क्या आती है अपनी, ये अपनी क्लोजिंग लाइबिलिटी आती है जो ईयर एंड में टोटल लाइबिलिटी अकाउंट में दिखनी चाहिए। अब हमें इसका एक्सपेंस कितना बुक करना है, वो एक्सपेंस बुकिंग के लिए हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, उसकी ओपनिंग लाइबिलिटी से। क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी आएगा अपना डिफरेंस, वो डिफरेंस का इफेक्ट जाएगा पीएनएल। ठीक है, अब वो रिवर्सल हो रहा है, आपको एडिशनल एक्सपेंस बुक करना है, दैट विल डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शन। क्लियर है? अब ये तो हो गई बुकिंग की बात जब तक एक्सरसाइजेबल पीरियड चालू है। अब अपन आते हैं जब हमने सार एक्सरसाइज कर लिया, मतलब एम्प्लॉयज ने सार एक्सरसाइज कर लिया, उन्होंने बोला कि हमें एनकैश कर दो हमारा राइट, तब आप क्या एंट्री पास करोगे, लाइबिलिटी बुक थी अभी तक, हम क्या पास करेंगे, लाइबिलिटी फॉर सार अकाउंट डेबिट, जितने भी अमाउंट से, अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनने ये एक्सरसाइज किया राइट, इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू उस दिन के डेट की इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। क्लियर है? ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, अब जो लाइबिलिटी में एंट्री पास होगी वो एक्सरसाइज डेट वाले दिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस पे पास हुई। ठीक है, टू बैंक क्योंकि पे आउट है। स्टेप 3, अब पार्ट एम्प्लॉयज ने किया था एक्सरसाइज, अब बचे हुए एम्प्लॉयज जो पार्ट हमारा अनएक्सरसाइज सार का पोर्शन बचा है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन को अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है उतना समझना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कैसे आएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी जो अपनी थी, ठीक है, उसमें से जो ऊपर पे आउट हो चुका है ऑलरेडी अमाउंट का स्टेप 2 में, वो अमाउंट आप करोगे माइनस, ये जो अमाउंट आता है उसको टोटल जितने सार्स अभी तक अनएक्सरसाइज हमारे पास पेंडिंग है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसको फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एंट्री, क्योंकि हम हर डेट की फेयर वैल्यू देख रहे हैं। तो अब जो फेयर वैल्यू जिस दिन हमें ये एंट्री पास करनी है उस दिन की जो फेयर वैल्यू होगी उस पर आप रिकॉर्ड करो। ठीक है, वो नंबर ऑफ सार नॉट येट एक्सरसाइज इनटू दैट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एंट्री, इसको हम माइनस करेंगे अपने वो अमाउंट से जितना अभी भी हमारी लाइबिलिटी में बचा है टेक्निकली, और जो एडिशनल जो भी एक्सपेंस आएगा वो हमें एडिशनली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? दिस वाज अबाउट कैश सेटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ये शेयर बेस्ड पेमेंट के, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब कैश सेटल ट्रांजैक्शन आपने पहले अलॉट किया था, अब आप उसको एज एन मतलब वो एंटिटी कैश सेटल को शेयर बेस्ड पेमेंट में, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में कन्वर्ट कर रही है। तो अब टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए। काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, अब ये मॉडिफिकेशन के केस में हमें क्या करना है हम ये देखेंगे। तो जब ये मॉडिफाई करती है एंटिटी टर्म तो IFRS 2 क्या बोलता है, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को फेयर वैल्यू पे मेजर करो ऑन द डेट, कौन सी डेट, मॉडिफिकेशन वाली डेट। ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो अब आप देने वाले हो उसका मेजरमेंट होगा। अब कैश सेटल्ड वाले टर्म्स नहीं, इक्विटी सेटल्ड वाले टर्म्स के हिसाब से आप फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे ऑन द मॉडिफिकेशन डेट। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट। सेकेंड आप क्या करोगे, अब तक कैश सेटल ट्रांजैक्शन में क्या रिकॉर्ड होता था अब तक, लाइबिलिटी, तब वो पूरी की पूरी लाइबिलिटी जितनी हमारी बुक्स में अक्यूमुलेट हुई है उसको हम करेंगे डी रिकॉग्नाइज, और ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का हमारा आया है अमाउंट उसको हम करेंगे रिकॉग्नाइज। ठीक है, और इसमें डी रिकॉग्निशन ऑफ लाइबिलिटी और रिकॉग्निशन ऑफ इक्विटी एलिमेंट में अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा, पीएनएल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हाइब्रिड ट्रांजैक्शन। हाइब्रिड ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जिसमें कैश सेटल एंड इक्विटी सेटल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं।
कुछ याद आ रहा है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बट कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में भी सबसे पहले अगर ये चॉइस हाइब्रिड वाले केस में एंटिटी के पास है, मतलब आप सोचो आप एंटिटी हो, ठीक है, आपके पास चॉइस है कि या तो आप कैश में सेटल करो या तो आप इक्विटी में सेटल करो, बताओ क्या प्रेफर करोगे एज एन एंटिटी आप करना? ज्यादा वैल्यू पे आउट करेंगे अपन? नहीं, और कुछ नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हाँ, कि अगर आप एंटिटी हो, ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे सामने वालों को कैश देना चाहिए या इक्विटी। क्यों? वाह, ये अच्छा था। अगर इक्विटी की वैल्यू आगे जाके बढ़ने वाली है तो मैं अभी कैश में सेटल कर दूंगी। नहीं, एंटिटी क्या सोचती है कि जितना मैं अपना पेमेंट डिफर कर सकती हूँ उतना मेरे लिए अच्छा, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम इक्विटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करें। फिर एंड में जाके जो भी एंटिटी करिए ठीक है, पर उसके लिए मोस्ट फेवरेबल क्या है? इक्विटी एलिमेंट, इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल करना, क्योंकि उसमें उसका डेफर हो रहा है ना कैश फ्लो। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को क्या देखना होता है? हम अगले महीने तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। फालतू का इधर पे आउट करना पड़ गया तो आपका अगले महीने तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम इक्विटी में पे करें। तो जब एंटिटी के पास चॉइस है और आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको कैश में सेटल करना ही है, तब तो ऑब्वियसली कोई चॉइस नहीं, जैसे आप लोगों ने बोला, ठीक है। तब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को? कैश सेटल ट्रांजैक्शन मान के, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। भले ही एंटिटी के पास चॉइस थी तो उसको पहले से पता है कि उसको कैश में ही ये ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसको चॉइस होके भी चॉइस नहीं है, वैसा वाला चीज होगी, ठीक है। अब अगर उसके पास ऑब्लिगेशन टू सेटल इन कैश नहीं, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कंपल्शन, है ना, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अब अगर उसके पास चॉइस है कि वो उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको कैश में ही सेटल करना है, तो वो क्या प्रेफर करेगा? इक्विटी, क्योंकि उसका डेफर हो रहा है ना कैश फ्लो, उसमें उसके पास पैसे बच रहे, वो अपने काम धंधे में लगाएगा पैसे, अच्छा है उसके लिए तो। और ठीक है, तो तब हम इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन मान के रिकॉर्ड करेंगे। कब? जब आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू सेल इन कैश। क्लियर है? ये तो बात थी एंटिटी के चॉइस की। अब अगर अपन बात करते काउंटर पार्टी की चॉइस की, जब सामने वाले के पास राइट है और रिकॉर्डिंग मुझे करनी है, मैं कैसे बताऊं कि वो क्या सोचने वाला है? क्या मुझे पहले से पता होगा कि वो क्या सोचने वाला है? नहीं। अब इस केस में मुझे पूरा का पूरा कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट जो अपन ने पहले ही आइडेंटिफाई किया था ये ट्रांजैक्शन को, वैसा ही मान के चलना पड़ेगा कि वो क्योंकि वो तो क्या देखेगा? अपना फेवरिज्म। उसके लिए जो चीज फेवरेबल होगी वो एंड डेट पे वो प्रैक्टिस ले लेगा। तो मुझे नहीं पता ना आगे जाके क्या होने वाला है या वो सामने वाला क्या डिसीजन लेने वाला है, ठीक है। तो उस केस में अब मुझे कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की तरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स हम साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इस रिकॉर्डिंग में आप कैसे देखोगे? इक्विटी, सबसे पहले लाइबिलिटी कंपोनेंट तो इजी है रिकॉर्ड करना। लाइबिलिटी कंपोनेंट को अपन मेजर कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू कैश सेटल पेमेंट्स का, ठीक है। तो लाइबिलिटी कंपोनेंट तो बहुत सिंपल है, हम कैश सेटल मेथड से फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी, ठीक है। ये आता है अपना लाइबिलिटी कंपोनेंट। डिफरेंस कहाँ आता है? इक्विटी कंपोनेंट में। अब इक्विटी कंपोनेंट में भी किस चीज पे डिफरेंस है? अगर ट्रांजैक्शन एम्प्लॉइज के साथ है, ठीक है, इफ द ट्रांजैक्शन इज विद द एम्प्लॉइज, तब आपको इक्विटी कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? अपना फेयर वैल्यू इक्विटी ऑल्टरनेटिव का, ठीक है, ऑन द ग्रांड डेट। क्योंकि इक्विटी वाली चीजें सारी ग्रांड डेट पे चलती है, वो ईयर टू ईयर नहीं चलती, प्री डिसाइडेड टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जब एम्प्लॉइज के साथ ट्रांजैक्शन है तब आप क्या करोगे? फेयर वैल्यू डिटरमाइन करोगे इक्विटी ऑल्टरनेटिव का ऑन द ग्रांड डेट। इसमें से फेयर वैल्यू कैश ऑल्टरनेटिव का ऑन द ग्रांड डेट ही माइनस करोगे और वो जो अमाउंट हमारा आएगा दैट विल बिकम आवर इक्विटी कंपोनेंट।
ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब अगर ट्रांजैक्शन एम्प्लॉइज के साथ नहीं है तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू है जो हमें मिलने वाली है, ठीक है, हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, अपने कैश ऑल्टरनेटिव के फेयर वैल्यू से। अब कैश ऑल्टरनेटिव का फेयर वैल्यू कौन से दिन पे निकालेंगे, जिस दिन ये गुड्स एंड सर्विसेज हमारे ट्रांजैक्ट हुए वो वाली ट्रांजैक्शन डेट पे। तो इसमें ना ग्रांड डेट है, इसमें ना एक्सरसाइज डेट है, इसमें कैश ऑल्टरनेटिव का फेयर वैल्यू हमने कब निकाला, ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। क्लियर है? तो अब ये जो डिफरेंस आएगा ये हमारा इक्विटी कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, लायबिलिटी कंपोनेंट इजीली समझ गया था क्योंकि उसमें तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। जब इक्विटी कंपोनेंट के वैल्यूएशन की बात आती है तब हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वो ट्रांजैक्शन एम्प्लॉइज के साथ है या वो ट्रांजैक्शन किसी और के साथ है। ठीक है, अब जो ये अमाउंट्स आएंगे वो ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग पीरियड अगेन रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि ये नेचर तो चेंज नहीं हो रहा ना, चाहे वो कैश सेटल्ड हो या इक्विटी सेटल्ड हो, दोनों में हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पूरा टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से। सेम चीज अभी भी प्रैक्टिस होगी इन केस ऑफ इक्विटी कंपोनेंट भी एंड लायबिलिटी कंपोनेंट भी। अच्छा, थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट याद होगा, ठीक है, तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में बताओ इक्विटी एलिमेंट को अपन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ईयर ऑन ईयर उसमें कुछ चेंजेस आने वाले क्या, तो अपना जो टोटल इक्विटी का कंपोनेंट आता है उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जितने में हमें रिकॉर्ड करना है, हम इक्वल अमाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। लायबिलिटी कंपोनेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आने के चांसेस है डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स जो भी पॉसिबल होंगे, उस हिसाब से हम वेस्टिंग पीरियड के ड्यूरिंग थ्रू आउट पूरा रिकॉर्डिंग कर देंगे लायबिलिटी का। पर इक्विटी सिंपल है, इक्विटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके इक्वली अमाउंट्स रिकॉर्ड करते रहो हर पीरियड में। क्लियर है? विद दिस अपना शेयर बेस्ड पेमेंट्स IFRS 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आया होगा वैसा एलिमेंट देख के अपन वो प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज IAS 33 अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर में बाकी सब चीज तो पता है, इजी है, आ जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होती है, राइट इश्यू में, कि राइट इश्यू की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है ना। तो फटाफट पहले बाकी सारी चीजें समझ लेते हैं, फिर राइट इश्यू पे जाएंगे एंड फिर डाइल्यूटेड EPS करके ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आता है बेसिक EPS। बेसिक EPS मतलब नॉर्मल जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे आएगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट को माइनस करेंगे, फिर टैक्स ऑन PBT को माइनस करेंगे, तो हमें आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो, तो अब जो अमाउंट बचा वो सारा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो बाकी का अमाउंट सारा, ये जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है ये यूज होगा अपने EPS के कैलकुलेशन। कमिंग टू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, मेरे को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में बताओ अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब होल्डिंग पीरियड बोल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर हम कितने पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज पूछती हूँ, अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स है, ठीक है, तो उसका होल्डिंग पीरियड यूजुअली क्या होगा, अगर बीच में कुछ बाय बैक या कुछ नहीं हुआ है तो, जोर से 12 मंथ्स। ठीक है, अब अगर मैंने लेट्स से मेरा रिपोर्टिंग डेट इज 31 मार्च, ठीक है, मैंने अगर शेयर्स इशू किए ऑन 30 जून, तो मेरा होल्डिंग पीरियड कितना होगा, नाइन मंथ्स। करेक्ट। अगर मैंने
शेयर्स बायबैक की है ऑन 1 Jan, तो मैं वेटेड एवरेज में कैसे निकालूंगी? करेक्ट, ठीक है। बायबैक के बाद मेरे पास जितने शेयर बचते हैं उनका होल्डिंग पीरियड में लूंगी 3 months, और जो पहले बायबैक के पहले वाला पीरियड था उसमें मेरे पास जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर थे उनका मैं लूंगी 9 months का होल्डिंग पीरियड। क्लियर है? तो ये हमें आता है। सिंप्लीफाइड तरीके से अगर वापस हमें देखना हो, बोलना हो, तो हम क्या बोलेंगे? जितने अपन ने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड है इनटू होल्डिंग पीरियड। अब ये डिफर कर सकता है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, तो उसका सम जो आएगा वो हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें ये तो था नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ठीक है, जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स है, हमने शेयर इशू किया, हमने शेयर बायबैक किया, ये तो सिंपल था। एक और ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है? बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स में क्या होता है? क्या उसमें हमें कोई एंटिटी को कोई कैश आता है? कैश फ्लो है? कोई कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। ये अज्यूम जो अपने पास ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसको अपन कन्वर्ट करते हैं इन इक्विटी, और ये किसको मिलता है? सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। न्यू शेयर होल्डर्स को ये चीज नहीं जाती। मतलब बेसिकली बोनस इश्यू इज नथिंग बट फ्री में शेयर दे देना, ठीक है। उसका एक प्रॉपर रेशियो डिसाइडेड होता है, उस रेशियो से अपने नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। अब जैसा नॉर्मल वेटेड एवरेज होता है ना, वैसे ही वेटेड एवरेज होगा। ये जो बोनस इशू है इसको अपन न्यू इशू करके अज्यूम करेंगे ट्रांजैक्शन में इफेक्ट देने के लिए। बट इसमें एक कैच क्या है? सिर्फ इसका होल्डिंग पीरियड, ठीक है। होल्डिंग पीरियड हमें कैसे लेना पड़ेगा? बोनस इशू है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई कैश फ्लो तो है नहीं, ठीक है। कैश फ्लो नहीं है, हम अपने ही आज तक के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इसमें क्या लेके चलते हैं? अजम्पशन कि ये डे 1 से हमारे पास ये इक्विटी था, क्योंकि बेसिकली वही हो गया जो मेरे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में अपनी कंपनी में यूज कर रही थी, वही चीज है ये। तो इसीलिए हम बोनस एलिमेंट में बस होल्डिंग पीरियड अज्यूम करते हैं कि डे 1 से था, तो हमारा होल्डिंग पीरियड पूरे साल का आएगा, दैट इज 12 months, ठीक है। इसमें सिर्फ एक रिपोर्टिंग ये होल्डिंग पीरियड का डिफरेंस आता है, और कोई एज सच कॉम्प्लिकेशन बोनस इशू से रिलेटेड है नहीं। अब यूजुअली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये एंट्री मैंने लिख के रखी है बोनस इशू में, क्योंकि अपन एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेरी क्लियर कि यहाँ पे मेरा खुद के ही पहले के जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे वही कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप क्या दे रहे हो? कम रेट पे शेयर इशू करने का राइट दे रहे हो, ठीक है। आप उनको ऑप्शन दे रहे हो कि अगर वो चाहे तो लेट्स से अगर मेरी शेयर प्राइस मार्केट में है 20 रुपीज की, पर मैं क्या बोलती हूँ, मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले एक राइट दे रही हूँ कि अगर वो चाहे तो वो ये शेयर्स परचेज कर सकते हैं मुझसे एट द रेट ऑफ 17 रुपीज, ठीक है। तो ये जो कंसेशनल रेट दिया ये मैं सिर्फ अगेन अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दूंगी, ठीक है, कि उन्हीं के पास ये राइट है कि वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इस केस में ना इशू ये आता है कि अब वेटेड एवरेज कैसे निकाले, है ना, क्योंकि राइट इशू में तो सारे बेसिस ही हिल गए। ना मेरे पास होल्डिंग पीरियड का इतना कुछ सर्टेनिटी रहेगा, ना मेरे पास ये रहेगा कि अब इसमें से, क्योंकि राइट इशू में अब जो वो 17 रुपीज है, तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे रिकॉर्ड तो 20 पे ही करना पड़ेगा। 17 रुपीज का तो मेरे पास कैश फ्लो आ जाएगा। तो ये जो 3 रुपीज है, दिस इज नथिंग बट बोनस एलिमेंट। बोनस एलिमेंट का हमें ट्रीटमेंट पता है, बोनस इशू के हिसाब से लेके जाना पड़ता है। पर अब ये कैसे हो गया? ये ना एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट जैसा हो गया। इसमें
थोड़ा बोनस का भी एलिमेंट है, थोड़ा नॉर्मल इशू का भी एलिमेंट है, पर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे नहीं चलता। ठीक है, राइट इशू में अब हम क्या करेंगे, थोड़े स्टेप्स इसमें एडिशनल लगते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हम निकालेंगे थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस। थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर जितने हमारे बिफोर द राइट इशू थे। सो लेट्स से मेरे इशूड कैपिटल में मेरे शेयर्स थे 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख शेयर्स इनटू जो मेरा राइट इशू के पहले प्राइस था शेयर्स का, लेट्स से मेरा एक्स राइट प्राइस वाज 18, सो 2 लाख इंटू 18। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, मेरे राइट शेयर्स, मैंने सपोज राइट दिया 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है। ठीक है, सो 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000। 50,000 शेयर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी उसके इशू प्राइस से, जो क्या था अपने केस में 17, तो 2 लाख इंटू 21 एंड 50,000 इंटू 17, ये आएगा मेरा टोटल अमाउंट कैश फ्लो मेरा जितना मेरे पास होना चाहिए था, राइट मतलब इशू से, इशू ऑफ कैपिटल से, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से। टोटल नंबर मतलब नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू प्लस नंबर ऑफ शेयर इन राइट इशू, क्योंकि वो होते तो पूरे पूरे शेयर ही जाते हैं ना, ऐसे पार्ट ऑफ शेयर थोड़ी जाता है। क्लियर है, इससे हमें आएगा एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, अब यूजुअली, अब ये याद है अपन ने क्लास में लिखा था समझने के लिए कि ये थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है वो, एवरेज कैपिटल रेज बाय द कंपनी ऑन अ पर शेयर बेसिस टेकिंग द एंटायर प्रोसीड्स रिसीव्ड assuming that the rights had not taken place। ठीक है, अब इस ये स्टेटमेंट से अपन को उस समय भी क्लिक हो रहा था कि हाँ मेरे को फॉर्मूला अगर मैं भूल भी गई तो मुझे फॉर्मूला कैसे लगाना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिकलेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टेप 1 कंप्लीट। मेरे पास आ गया थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस, एक्स राइट प्राइस, सॉरी थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक है, स्टेप 2 अपना आता है अब बोनस फ्रैक्शन, क्योंकि हमने देखा था कि राइट शेयर, ये राइट इशू में क्या हो रहा है, 20 रुपीज का शेयर मैं 17 में दे रही हूँ। ठीक है, अपने केस में अपन ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था कैलकुलेशन में, 21 रुपीज का शेयर हो गया था, तो 21 रुपीज का शेयर लेट्स से 17 में दे रही हूँ। ठीक है, तब उसमें क्या होगा, वो जो 4 रुपीज का गैप है दैट इज नथिंग बट बोनस एलिमेंट। तब ये जो बोनस एलिमेंट है इसमें हमें बोनस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा अपने शेयर्स का, कि उसमें से कितना एलिमेंट वो बोनस वाले इससे पर्टेनिंग है, जिसका मैं रिकॉर्डिंग भी, इफेक्ट भी बोनस के हिसाब से दूंगी। सो बोनस फ्रैक्शन कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस बिफोर द राइट इशू, अपने केस में वो क्या है 21, उसको हम डिवाइड करते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस हमारी जो भी आई होगी वो अमाउंट से हम डिवाइड करेंगे, 1 सेकेंड लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। टू लाख इंटू 21, 42 लाख एंड 50,000 इंटू 70। इसको हम डिवाइड करेंगे 2,50,000 से, दैट कम्स टू 20.2। तो अपना बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगा, 21 डिवाइड बाय 20.2। ठीक है, अब इसको आपको डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो 21 डिवाइड बाय 20.2 ही रखना, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, अब स्टेप 3 में जैसे अपन नॉर्मल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं वैसे ही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। बस इसमें क्या होगा, राइट इशू पूरा पूरा बराबर से जाएगा और उसमें बोनस एलिमेंट में हम बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके उसका बोनस एलिमेंट निकाल लेंगे टोटल राइट शेयर से। ठीक है, फिर आएगा अपना लास्ट स्टेप, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गया, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में कोई डिफरेंस नहीं था, तो हम डायरेक्टली ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं अपना।
प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, राइट इशू समझ गया? कोई डाउट? याद आ रहा है कि ऐसा अपन ने किया था? जब क्वेश्चन करेंगे इसका तब और अच्छे से रिवाइज मतलब रिकलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आता है अपना डाइल्यूटेड ईपीएस। इसमें डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में डिफरेंस क्या होता है? कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ना, सिर्फ शेयर्स नहीं, कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, हाँ कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की वजह से मेरा इक्विटी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उस वजह से मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालती हूँ। क्योंकि बेसिक ईपीएस किसके लिए? मेरे करंट इक्विटी होल्डर्स के लिए। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या बताता है कि अगर मेरे पास जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो कल जाके अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपकी जो करंट अर्निंग्स थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बेसिकली हमें यही पता चलता है इससे। क्यों जरूरी है डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के देना? एग्जैक्टली आगे जाके उनके रिटर्न्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये डाइल्यूशन का, उनको पता होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता है? रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आगे जाके उनका शेयर डाइल्यूट होने वाला है, उनके अर्निंग्स कम हो सकते हैं, तो उनको पहले से ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि अगर कन्वर्ट हो गया तो इतना डिफरेंस आएगा आपके अर्निंग्स में। सही है, तो उसके लिए हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है? अर्निंग्स जो अपनी ऊपर निकली थी उसमें हम क्या ऐड करते हैं? नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स। नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग मतलब अगर वो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे कॉस्ट लग रहा होगा अब वो लगेगा नहीं। ठीक है, लेट्स से प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर में कौन सा एक्सपेंस लगता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। करेक्ट, अब वो नहीं लगेगा इक्विटी में ट्रांसफर हो गया तो, क्योंकि अब वो पूरा प्रॉफिट बन जाएगा मेरा एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है मैं सिर्फ उसका अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दूंगी नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स में। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो इंटरेस्ट अमाउंट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट उसका एक्स्ट्रा नोशनल एक्सपेंस है। बट ये याद है इंटरेस्ट कहाँ लगता है अपने प्रॉफिट वाले स्टेटमेंट में? थोड़ा ऊपर जाते हैं। इंटरेस्ट कब अपन माइनस कर रहे थे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। ठीक है, अब मेरे पास अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? पैट। ठीक है, अगर मैं पैट में इंटरेस्ट कंपोनेंट को रिवर्स कर रही हूँ, मतलब एड बैक कर रही हूँ, तो मेरे को जो उसका टैक्स कंपोनेंट का बेनिफिट मिला था वो भी तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं कर सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वो इंटरेस्ट अमाउंट उसमें टैक्स का एडजस्टमेंट, जो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे मेरा बचा था, ठीक है, उसको एडजस्ट करके जो मेरा वैल्यू आता है वो वैल्यू मैं नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, समझा? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, उस हिसाब से आपकी नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग डिफर कर सकती है ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये जो अर्निंग है नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स का सम आया, इसको अपन अगेन किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जितने अपने हैं, और इसमें हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा? जो अगर कन्वर्ट हो गया तो मेरे पास न्यू इक्विटी शेयर्स और जितने आएंगे वो नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स भी ऐड करूंगी, क्योंकि अब मेरा इक्विटी बढ़ जाएगा। सही है, तो अर्निंग्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स, ये पूरे सम को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंटली हेल्ड प्लस नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स, इसके सम से, तब हमें मिलेगा डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर है? अब एक लास्ट एलिमेंट है इसमें, परफॉर्मेंस मेजर। यूजुअली ईपीएस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? एज अ परफॉर्मेंस मेजर। अब परफॉर्मेंस मेजर में क्या क्या चीजें देखनी होती है? यूजुअली परफॉर्मेंस मेजर में हम ईपीएस को क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक तरह से पी कैलकुलेशन, पी रेशियो के कैलकुलेशन में यूज हो रहा है, वहां पे हमारे लिए ईपीएस इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ना कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है?
एक तो वो अकाउंट का वो इन्फ्लेशन अकाउंट नहीं करता, आगे जाके इन्फ्लेशन हुआ तो मेरा ऑब्वियसली रिटर्न भी इफेक्ट होगा, तो इन्फ्लेशन अकाउंट नहीं कर रहा। प्रेडिक्टिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, वो प्रेडिक्टिव वैल्यू हमें नहीं मिलती ना, करंट जो है अगर अब भी देना पड़ा तो कितना अर्निंग वैसे हिसाब से, इट डज नॉट प्रोवाइड अस विद अ प्रेडिक्टिव वैल्यू। फिर वो बहुत मेजरली अफेक्ट होता है आपकी चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। लेट्स से एक कंपनी है एक्स, उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज उसने अडॉप्ट की है उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट डिफर होगा, ठीक है। और जो दूसरी कंपनी है वाई, उसने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर कोई डिफरेंट अडॉप्ट किया तो उसका प्रॉफिट उस हिसाब से डिफर होगा, ठीक है। तो आप एज अ परफॉर्मेंस मेजर उसको कंपेरेटिव ले ही नहीं सकते, भले ही दोनों सेम इंडस्ट्री के है, भले ही दोनों कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है। बट क्योंकि उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के चॉइसेस अलग अलग है, वो आपके लिए मेजरेबल परफॉर्मेंस, मतलब मेजरेबल या करेक्ट परफॉर्मेंस मेजर नहीं बन पाता, ठीक है। अब और थियोरेटिकली अगर हम बात करें डाइल्यूटेड ईपीएस की, तो वो एक तरह से हमारी वार्निंग जैसा एक्ट करता है, किसके लिए, अपने करंट शेयर होल्डर्स के लिए, कि अगर आगे जाके हमारा डाइल्यूट हुआ कैपिटल तो उनके रिटर्न्स पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। बट अगेन ये क्या होता है, थियोरेटिकल। अब हो सकता है इस थियोरेटिकल वाली चीज पे कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले ले, मतलब इट इज लाइक किसी ने आके हमें डरा दिया कि एसबीआर पेपर में ऐसा होने वाला है, तो मैम जो भी बोलेगी हम तो उसी की बात मानेंगे कि उसने बोला, मैम ने ये नहीं बताया, ठीक है। आप उस बेसिस पे गलत डिसीजन लोगे, फिर अगर पेपर में इम्पैक्ट आया तो किसकी गलती होगी, उस इंसान की कि मैम की, बोलोगे तो मैम की ना। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट बिकॉज किसी ने आके आपके कान में कुछ बोल दिया या आपको बस बता दिया कि ऐसी भी दुर्घटना हो सकती है या ऐसा भी डिफिकल्टी आ सकता है, अगर आपने अपना पूरा सेंस खो के उसी के बेसिस पे कि यही होने वाला है अगर आपने डिसीजन ले लिया, वो गलत ही हो जाता है ना। सेम चीज इधर हो रही है, डाइल्यूटेड ईपीएस के पेस पे वो एक रिस्क वार्निंग दे देता है कि अरे आगे जाके मेरा रिटर्न खराब होगा तो मैं अब बीच निकाल देता हूँ, जबकि हो सकता है कि ये डाइल्यूशन कभी हो ही ना। ये तो एक सिनेरियो है ना, इफ सिनेरियो है ना, कि अगर हुआ तो क्या, ठीक है। तो अभी से क्यों सोच के चलना कि वैसा ही होगा, हो सकता है हमारे आगे इसके पहले कुछ ऐसे सिनेरियो जाते हैं जिससे अपना रिटर्न बहुत ज्यादा ऑलरेडी एम्पलीफाई हो चुका होगा, तो ये डाइल्यूशन से आपको इतना इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। और लास्टली ये प्रॉफिटेबिलिटी का सिर्फ मेजर करता है ईपीएस, इसमें ये और कोई भी फैक्टर्स को डिटर्मिनेशन में लेता नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से अगेन ये क्योंकि सिर्फ एक एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, तो इसलिए हम इस पे पूरी चीजें बेस नहीं कर सकते। क्लियर है? विद दिस अपना ईपीएस के भी कंसेप्ट सारे रिवाइज हो गए। ट्रस्ट मी, इसके अलावा और कोई एडिशनल कंसेप्ट नहीं है। अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन जिसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन भी अब अपन को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। चलो मूविंग ऑन टू IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, फिर उसका क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स किन किन को लगता है, जो भी जिनके भी पब्लिक मार्केट में उनके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रेड या डेट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऑपरेटिंग सेगमेंट वाला ये स्टैंडर्ड लगता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज IFRS 8। ऑपरेटिंग सेगमेंट मतलब क्या होता है,
ऑपरेटिंग सेगमेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज कर रही है, फ्रॉम विच इट कैन अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस। मतलब वो सर्टेन है कि हाँ ये बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है जिससे वो रेवेन्यू अर्निंग एंड एक्सपेंस का इनकरेंस हो रहा है। सेकेंड, वो जो ऑपरेट करते हैं जिनके रिजल्ट्स रेगुलरली एंटिटी का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ये रिव्यू करता है रेगुलरली टू मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज नोन एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, और for which discrete financial information is available। discrete financial information मतलब क्या होता है? जो अलग से स्पेसिफिकली हमारे पास अवेलेबल है। अगर मुझे देखना है कि लेट्स से मेरा ए ऑपरेटिंग एक कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी है, तो ये ए कंपोनेंट के लिए मेरे पास डिस्क्रीट सेपरेटली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मुझे कुछ एस्टिमेट करने की ज्यादा खास जरूरत पड़ नहीं रही है। ठीक है, जब ये तीनों क्राइटेरिया मीट होता है उस कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? अपना ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स मतलब क्या होते हैं? अब ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है, पर अब वो रिपोर्टेबल अगर है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हम कैसे बताएंगे कि हाँ ये मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट है? सेगमेंट एक तो इंटरनल, वो वाले सेगमेंट सारे इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट से मैच करने चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सेगमेंट होने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या था? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसको रेगुलरली रिव्यू करता है। ये चीज आपके इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में भी आप वही सेगमेंट्स को रिव्यू करोगे ना जिसमें आपको सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज दिख रही है। करेक्ट है? तो इसीलिए सेगमेंट जो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट से मैच करते हैं वो वाले सेगमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट यूजुअली मोर देन वन सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज कर सकता है अपने सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, लाइक जोग्राफिकल सेगमेंट्स भी देख सकता है वो, एट द सेम टाइम वो प्रोडक्ट सेगमेंट भी देख रहा होगा, प्रोडक्ट सर्विस सेगमेंट। ठीक है, पर जब अगर आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तब हमें ये स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट विल हैव टू डिसाइड कि उसको कौन सा वाला सेगमेंट का क्राइटेरिया यूज करके अपनी रिपोर्टिंग करनी है। कोई भी एक ही सेट यूज करके कर सकते हैं जो कि मोस्ट ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, जो उनकी एक्टिविटीज का बेस्ट व्यू दे सकता है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सेट ही यूज करेंगे सेगमेंट डिस्क्लोजर के लिए, डिसाइड करने के लिए कि किस बेसिस पे हमें सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। फिर जो बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग है वो बेस्ट एनेबल करनी चाहिए यूजर्स को टू अंडरस्टैंड कि उस एंटिटी का बिजनेस और एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, एंड अब एरियाज कौन से ऐसे जो नेसेसरली ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं होते या रिपोर्टेबल सेगमेंट्स नहीं होते? ऊपर के क्राइटेरिया के हिसाब से ही सोचो क्या होगा। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, क्या कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कोई रेवेन्यू रिकग्निशन करता है क्या? रेवेन्यू जनरेट करता है क्या? नहीं, तो इसलिए ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एक्सपेंस एलोकेशन चलो कर रहा होगा, इनकरिंग एक्सपेंस भी हो रहा होगा, पर रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, तो इसलिए वो हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट भी नहीं है। समझा? कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और उसके जैसे जो भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर रहे होंगे वो सारे हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं बन सकते। और एंटिटीज पेंशन प्लान, एंटिटी जो वो कल हमने पढ़ा था पेंशन प्लान वगैरह खुद ऐसे कुछ बना लेते हैं या वो अपना इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली उसमें रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है, उसमें एक्सपेंस इनकरेंस भी हो रहा है, पर क्या वो आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है? उसको ऑब्वियसली हमारा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिव्यू भी कर रहा होगा। ठीक है, पर क्या वो आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट है? नहीं, क्योंकि वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है ना। करेक्ट, प्राइमरी क्राइटेरिया ये भी तो था ना, बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड पेंशन प्लान हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। क्लियर है? अब आते हैं सेगमेंट्स के एग्रीगेशन पे। कब आप सेगमेंट्स को मर्ज कर सकते हो? कब कर सकते हो मर्ज? सबसे पहले तो उसका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होना चाहिए।
सेम नहीं बोला है, ठीक है, सिमिलर भी हुआ ना तो भी आपको मर्ज करना या एग्रीगेशन करना अलाउड होगा। सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए और ये फॉलोइंग चीजें जो लिस्ट हमें नीचे दी है ना उसमें भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, मतलब सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड, सिमिलर इन रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, similar in respect to the class of customers that they are serving, similar with respect to distribution method। इन चारों में से कोई भी एक के हिसाब से भी अगर हुआ ना तो भी आप एग्रीगेशन कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर। क्लियर है? तब एग्रीगेशन अलाउड है, वरना एग्रीगेशन करना अलाउड नहीं है। किसका? रिपोर्टेबल सेगमेंट का, ठीक है। अपन वो अदर्स वाली बात नहीं कर रहे इधर, अदर्स में तो सारी चीजें जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती वो ऑलरेडी मर्ज हो ही रही है, पर ये हम एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में एक और अब क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया भी होते हैं, ठीक है, जिससे आप रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके कंपनी के। आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट्स किस तरह से निकालने हैं, लेट्स से ज्योग्राफिकल सेगमेंट के हिसाब से आप रिपोर्ट कर रहे हो सेगमेंट्स अपने, ठीक है, पर इसमें कौन सा सेगमेंट इंडिविजुअली रिपोर्ट होगा उसके लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, ठीक है, 3 क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है प्लस 1 क्राइटेरिया, तो 3 कंडीशंस प्लस 1, ऐसा याद रखना, ठीक है। अब वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला रेवेन्यू, रेवेन्यू में हम क्या देखेंगे? एक्सटर्नल सेल्स भी और इंटर सेगमेंट सेल्स भी, ये दोनों मिला के वो पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर टोटल सेल्स 10% या उससे ज्यादा हो रही है, कौन से अमाउंट की? कंबाइंड रेवेन्यू सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का, ठीक है। अगेन याद रखना ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की ही बात कर रही हूं, ठीक है। रेवेन्यू में तो आई नो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट में रेवेन्यू जनरेशन जनरली होता ही नहीं है, ठीक है, बट हमेशा याद रखना ये जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया थे ये सब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट का अगर टोटल सेल्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटर सेगमेंट सेल्स मिला के 10% या उससे ज्यादा हो रहा है, कौन से अमाउंट का? कंबाइंड सेल्स रेवेन्यू का ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, तो वो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट बनता है। दिस इज क्राइटेरिया 1, कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या है? प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारा रिपोर्टेबल प्रॉफिट या लॉस इज 10% और मोर ऑफ, इसमें ना एक एडिशनल क्राइटेरिया, इसमें हमें क्या देखना होता है? ग्रेटर ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स में अमाउंट फर्स्ट सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट जो कि प्रॉफिट कर रहे होंगे उनका सम, या सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट जो लॉस इनकर कर रहे हैं उसका सम। सो टोटल लॉस इनकर्ड बाय ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड टोटल प्रॉफिट ऑन बाय ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इसमें से विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट टर्म्स हम अमाउंट लेते, क्योंकि लॉस वैसे तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का अगर 10% देखेंगे तो जीरो वाला अमाउंट का भी हमारे लिए रिपोर्टेबल बन जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? स्पेसिफिकली एब्सोल्यूट अमाउंट टर्म्स में हमें ये कंपेयर करना, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो वाला अमाउंट इन एब्सोल्यूट टर्म्स हम रेफरेंस लेके उसका 10% और मोर से डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा होगा। ऑब्वियसली मैच करने के लिए भी आप क्या देखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस ही जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स का है। तो लेट्स से अगर आपका ये ग्रेटर ऑफ में आपका प्रॉफिट वाला अमाउंट आया है, ठीक है, कि प्रॉफिट वाला अमाउंट 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 आपका एब्सोल्यूट अमाउंट आया। अब आपके पास एक लॉस मेकिंग सेगमेंट है जिसका लॉस इज 30,000, ठीक है। अब 30,000 इज 10% और मोर क्राइटेरिया में फिट हो रहा है क्योंकि हमें 2,25,000 का 10% देखना है, विच कम्स टू 22,500, पर 22,000 प्रॉफिट है, 30,000 लॉस है, ऐसा नहीं देखना। 22,500 से ज्यादा है ना, 30,000 लॉस हुआ है ना, मतलब ये मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट,
सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आपका लॉस ज्यादा आता है, सारे जो लॉस मेकिंग ऑपरेटिंग सेगमेंट्स थे उनका सम ज्यादा आता है, 2,50,000 आता है, ठीक है। तो 2,50,000 का 10% 25,000। अगर कोई हमारा प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट है जिसका प्रॉफिट इज 20,000, क्या वो आपके लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं? नहीं, क्योंकि वो 25,000 से कम है। अगर कोई सेगमेंट है जिसका प्रॉफिट 32,000 हो रहा है, तो अब वो रिपोर्टेबल है कि नहीं? है, क्योंकि वो 25,000 से ज्यादा है। अगर कोई लॉस मेकिंग सेगमेंट है जिसका लॉस 28,000, क्या वो रिपोर्टेबल है? यस, क्योंकि 25 से ज्यादा है। अगर कोई लॉस 23,000 का, तो नहीं है, क्योंकि वो 25,000 से कम है। समझिए अभी क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला। सिर्फ यही एक थोड़ा सा ट्विस्टेड है, सिंपल है बट ट्विस्टेड है। यहाँ पे अपन जल्दी जल्दी में ज्यादा गलतियां करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? असेट्स के बेसिस पे। असेट्स भी 10% और मोर ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सारे जितने भी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं उनका 10% और मोर, अगर मेरे एक सेगमेंट का वैल्यू आ रहा है पर्टिकुलर, जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि रिपोर्टेबल है कि नहीं, अगर वो आ रहा है तो फिर वो रिपोर्टेबल बन जाए, ठीक है। तो इसमें ना और एंड वाली कंडीशन नहीं है कि तीनों क्राइटेरिया ये फुलफिल करना चाहिए, और वाली कंडीशन में कोई भी क्राइटेरिया यूज करके आप अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। अब आपने ये क्राइटेरिया तीनों कंडीशंस देख के आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स तो निकाल लिए। अब ये जो टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आए होंगे आपके जितने भी, अब वो इनफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है कि नहीं है, इसके लिए ना एक वो +1 वाली कंडीशन है। वो +1 वाली कंडीशन क्या बोलती है? आपने जितने भी आइडेंटिफाइबल आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हो गए ना, उनका एक्सटर्नल सेल्स अगर टोटल मिला के हमारे पूरे एंटिटी के कंबाइंड एक्सटर्नल सेल्स का 75% हो रहा है, तो आपको और कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं। पर अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको एडिशनली और ढूंढने पड़ेंगे, फिर वो भले ही ये इंडिविजुअल क्राइटेरिया मैच ना कर रहे। समझा? ठीक है। तो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में देखो, एनी वन क्राइटेरिया शुड मीट इज ऑल्सो फाइन। रिपोर्टेबल रेवेन्यू एक्सटर्नल सेल्स प्लस इंटर सेगमेंट सेल्स दोनों मिला के अगर 10% ऑफ मोर हो रहा है अपने पूरे कंबाइंड रेवेन्यू का ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो वो मेरे लिए रिपोर्टेबल है। अगर रिपोर्टेबल प्रॉफिट या लॉस 10% या मोर है ऑफ ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स ऑफ combined reported profits of all operating segments not reporting a loss, या combined reported loss of all operating segments incurring a loss, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? असेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से 10% और मोर ऑफ कंबाइंड असेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ठीक है। एंड वो +1 कंडीशन क्या है? ओवरऑल अगर 75% ऑफ एंटिटीज एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड इन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अगर ये नहीं हुआ है तो एडिशनल सेगमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। वो एडिशनल सेगमेंट्स जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला क्राइटेरिया मैच ही करे, क्योंकि ऑब्वियसली तभी हुआ होगा ना ऐसा कि आपको एडिशनल सेगमेंट निकालने पड़े जब ऊपर वाले तीनों क्राइटेरिया के बावजूद और कोई सेगमेंट था नहीं रिपोर्ट। करेक्ट है? तो तब आपको एडिशनल सेगमेंट देखने पड़ेंगे, वो आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह से भी दिखाना है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पार्ट है डिस्क्लोजर लिमिटेशन का, वो ऑलरेडी अपन ने क्लास में डिस्कस किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल गो थ्रू करना, ठीक है, अपने नोट्स से डिस्क्लोजर एंड लिमिटेशन, ताकि अगर कोई ऐसा डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए केस सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो एटलीस्ट वी कैन आंसर, ठीक है। विद दिस ऑपरेटिंग सेगमेंट भी खत्म होता है, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमें बेटर आइडिया आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन का, एंड देन वी आर गुड टू गो विद द ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। बेसिक चीजें तो याद है,
5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। सबसे पहले बताओ फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, identify separate performance obligations within the contract. Third, determine the transaction price. Fourth, allocation of transaction price to the respective performance obligations. Step 5, revenue recognition. Finally हम revenue recognize कर लेंगे। अब ये सारे steps जो ये standard में बताए हैं वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देता है, when to recognize the revenue। ठीक है, स्टेप 1 पे आते हैं आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट 2 and more पार्टीज के बीच में होगा, या तो रिटन या ओरल या कस्टमरी प्रैक्टिसेस के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये अग्रीमेंट जो होता है दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में, इसमें क्या होता है, अग्रीमेंट ये हो रहा है कि वो लोगों के पास एक एनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन होंगे। एनफोर्सेबल मतलब वो चीज करनी ही पड़ेगी सामने वाले को, और वो दोनों अग्री कर रहे हैं उस चीज पे, मतलब बोथ साइड्स ऑफ द पार्टीज आर अग्रीइंग टू इट। इसमें मोर देन 2 पार्टीज भी हो सकती है ना। ठीक है, सो दैट विल फॉर्म एन अग्रीमेंट। अब वो रिटन, ओरल, कस्टमरी प्रैक्टिसेस तीनों से हो सकता है। कस्टमरी प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि वो ये करेगा, पर वो क्योंकि सबके साथ करता है इसीलिए हम भी अज्यूम करके चल रहे कि ये तो होने ही वाला है, तो इसको हमें अग्रीमेंट में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो 500 की परचेज पे एक 10 रुपीज का डेटॉल बार देता ही है, ये सबको पता है। निशिका जाएगी, निशिका को भी मिलेगा, निवेदिता जाएगी, निवेदिता को भी मिलेगा, नुपुर जाएगी, नुपुर को भी मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर चितवन सर जाते हैं तो ये कस्टमरी प्रैक्टिस थी ना, तो चितवन सर को ये बोलना पड़ेगा क्या उनको कि 500 रुपए पे आपने बार देना है? कस्टमरी प्रैक्टिस है, वो अज्यूम करके जा रहे हैं ना चितवन सर कि 500 रुपए की मैंने अगर परचेज की तो मुझे 10 रुपीज का बार मिलने ही वाला है। करेक्ट है, तो दिस इज कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो शायद अग्रीमेंट में मेंशन ना हो, पर वो उनके तौर तरीकों से या जिस तरह से वो अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं उससे हमें कंफर्म पता होता है कि ये चीज तो होने ही वाली है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। अब इसमें ना कुछ क्राइटेरियाज है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मीट होने चाहिए। सबसे पहला, पार्टीज जो अप्रूव कर रही है कॉन्ट्रैक्ट उनको कमिटेड होना चाहिए उनके ऑब्लिगेशन। पहले तो आप अप्रूव करो कॉन्ट्रैक्ट को, सारी पार्टीज अप्रूव करनी चाहिए और सारी की सारी पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशंस के लिए कमिटेड होनी चाहिए कि हाँ हम ये ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेंगे। फिर हर पार्टी का राइट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग ट्रांसफर्ड हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अगर हम हर पार्टी का राइट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के काबिल है। फिर हमें पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, मतलब क्लियर टर्म में, ऐसा हवा में नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पेमेंट टर्म्स क्या है रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक है। कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब क्या होता है? क्या? नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस बोल सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट वुड बी कमर्शियल सब्सटेंस जिसमें रिस्क, टाइमिंग एंड नेचर, मतलब अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो अफेक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के होने या ना होने, या मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, उसके वजह से वो चीजें चेंज हो सकती है, रिस्क, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। और लास्ट पॉइंट क्या है? एंटिटी को प्रोबेबल होना चाहिए कि वो ये पूरा का पूरा कंसिडरेशन कलेक्ट कर पाएगी। ठीक है, जब ये 5 फैक्टर्स मिलेंगे ना तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक बनता है, अग्रीमेंट। क्लियर है?
स्टेप 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, ये हमारा प्रॉमिस होता है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा ऐसा जरूरी है क्या? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये जितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सब सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रिकॉग्निशन होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन may not restrict to the contract but also base of customary business practices। अपना एग्जाम्पल, वो 10 रुपए वाली साबुन वाला, 500 रुपए पे 10 रुपए की साबुन वो देगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? लिखा नहीं है ना, पर वो उसकी कस्टमरी प्रैक्टिस है, वो हर किसी को देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर इज कमिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब दूसरा कोई जाएगा तो वो अज्यूम करके चलेगा कि ये मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। सपोज अगर चितवन सौर को अपनी लिस्ट में साबुन भी चाहिए था, पर उनको पता है ये फ्री में देने ही वाला है, तो वो अपनी लिस्ट में साबुन लिखेंगे ही नहीं, है ना। वो कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस से हमें पता है कि ऑब्लिगेशन है उसका 10 रुपए की साबुन देने का। फिर अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस पे भी बेस हो सकता है, बट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो प्रिंसिपल की तरह ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा है या एजेंट की तरह, मतलब वो उसके लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा है या किसी और के बिहाफ पे करके दे रहा है, ठीक है। उस हिसाब से अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो अगर एजेंट की तरह कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू का राइट किस पे होता है, जो भी हमें वो ट्रांजैक्शन के लिए फीस या कमीशन मिल रहा होगा, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सिर्फ वो फीस या कमीशन का कर पाएंगे, अमाउंट या प्रोडक्ट का नहीं, ठीक है। अब सेपरेट कब बोलेंगे हम, जब वो केपेबल है ऑफ हैपनिंग या टू बी डन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनीथिंग एल्स। मतलब बंडल में अगर कोई चीज सेल हो रही है, ठीक है, पर अगर वो इंडिविजुअली भी इंडिपेंडेंटली भी सेल हो सकती है, तब हम उसको एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताएंगे, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि हमेशा वो बंडल में ही जाना चाहिए, क्लियर है। इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के टाइम में ना एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी। अब वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी के केस में क्या होता है, वारंटी मतलब क्या, मैंने जो अभी सेल की है वो मेरा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट अच्छे से काम करेगा, ये वारंटी होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी मतलब क्या, अगर अभी आपने मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया, तो जब आपकी वारंटी कंप्लीट होने के बाद भी एक्सटेंडेड पीरियड तक मैं आपको रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर के फ्री सर्विसेज दूंगी, करेक्ट है। ये होती है एक्सटेंडेड वारंटी। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेल कौन सा है, प्रोडक्ट का, वारंटी बस उसमें एड ऑन करके बता रहे, ठीक है। तो जब वारंटी वाला केस होता है ना, तब रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता, तब क्या रिकॉग्निशन होता है, प्रोविजन का रिकॉग्निशन होता है एज पर IAS 37। अपन 37 में भी वारंटी प्रोविजंस पढ़े थे, ठीक है। तो वो प्रोविजंस लगा के यहाँ पे वारंटी प्रोविजन की एंट्री पास होगी, एस्टिमेटेड बेसिस कि उनको कितना रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ सकता है, वो सब ध्यान में रखें, ठीक है। बट एक्सटेंडेड वारंटी के केस में क्या होगा, एक्सटेंडेड वारंटी क्या है, मैं अभी बोल रही हूँ ना कि अगर आपने अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे के मुझे अपना पीरियड ऑफ ये वारंटी को एक्सटेंड करा दिया, तो वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मैं फ्री सर्विसेज आपको दूंगी, रिपेयर की या रिप्लेसमेंट की, करेक्ट है। तो मैं वो आज प्रॉमिस कर रही हूँ ना, वो 2 साल बाद आएगा तब मैं उसको सेम चीज बोलूंगी क्या, नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी अभी के लिए ना, एट द टाइम ऑफ सेल के लिए, करेक्ट है। तो उस समय पे क्या करेंगे, जो एक्सटेंडेड वारंटी वाली चीज होगी ना, उसमें इमीडिएट रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, कौन से अमाउंट का, वो पार्ट ऑफ द अमाउंट का जो हमने एक्सटेंडेड वारंटी के लिए स्पेसिफिकली बोला है कि हम ये पे कर रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। लेट्स से आपको $750 उसने एक्सटेंडेड वारंटी का मांगा था,
तो जितने कस्टमर वो एक्सटेंडेड वारंटी लेने वाले हैं इनटू $750 ये अपना डायरेक्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंडेड वारंटी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रोविजनिंग नहीं होगी, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग है। पर जैसा नॉर्मल वारंटी में प्रोविजनिंग करते हैं हम, वैसी एक्सटेंडेड वारंटी में भी होगी। बट एट द एंड ऑफ एवरी रिपोर्टिंग पीरियड जो वो एस्टिमेट कर रहा है कि आगे उसको करना पड़ सकता है रिपेयर या रिप्लेस, ठीक है। तो प्रोविजनिंग भी साइड बाय साइड चलती रहेगी, पर सिर्फ वारंटी के केस में नो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ओनली प्रोविजन रिकॉग्निशन। क्लियर है? स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड in exchange of transferring promised goods or services to the customer। ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी पेमेंट, इसमें अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट हो रहे होंगे तो वो चीज इसमें एक्सक्लूड हो जाती है, ठीक है, वो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो कंसिडरेशन है वो कोई भी फॉर्म में पे हो सकता है, फिक्स होगा, वेरिएबल होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा भी है दैट विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन प्राइस होने के लिए हमें ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन प्राइस में ये सब चीजें इंक्लूड होगी। वेरिएबल कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर, ठीक है। सारी चीजें कंसिडर करके हम ट्रांजैक्शन प्राइस पे रीच कर सकते, ठीक है। अब वेरिएबल कंसिडरेशन मतलब क्या? वेरिएबल एज इन जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कुछ टर्म्स या कोई क्राइटेरिया पे डिपेंड कर रहा होगा, दैट इज व्हाट वेरिएबल कंसिडरेशन। तो इसका रिकॉर्डिंग भी सिंपल है, अपन ने एफआर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सिंपली जो वेरिएबल कंसिडरेशन के टर्म्स होंगे उसके हिसाब से हम करंट अमाउंट निकाल के रिकॉग्नाइज करते रहेंगे उसको एज एंड व्हेन दैट इज डन। करेक्ट है? नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग कंपोनेंट। फाइनेंसिंग कंपोनेंट किस चीज से डिटरमाइन होता है? पहला तो लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट। अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होने के चांसेस है। और दूसरा, हमारे पेमेंट टर्म्स में अगर डिफरेंस है, मतलब जो हम पे कर रहे हैं अमाउंट, जो हमें पे करने बोल रहा है वो, और जो उसका करंट कैश सेलिंग प्राइस होगा उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस का, अगर इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है तो भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये अपन अज्यूम करके चल सकते हैं। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसा होगा? इस केस में जब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करते हैं? जो फ्यूचर में हमें कंसिडरेशन मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, आज अगर इमीडिएटली वो कंसिडरेशन मिल गया होता तो आज मेरे पास कितने पैसे होते, उसके बेसिस पे मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन करूंगी। और जो बाकी का डिफरेंस है, जो मुझे पेमेंट मिलने वाला है और अभी जो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, वो मेरा कहाँ जाता रहेगा? फाइनेंस इनकम में, क्योंकि दैट विल बी अज्यूम्ड एज मैंने सामने वाले को वो एज अ लोन ग्रांट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वो फाइनेंस इनकम जैसा बुक होता रहेगा ऑन ईयर बेसिस, या जैसे भी टर्म्स होंगे, कंपाउंडिंग, ऑन क्वार्टरली, या जो भी। क्लियर है? फिर एक और एलिमेंट आता है अपना नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब जिसका एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं है, अदर देन कैश सेटलमेंट हो रहा होगा। तो ये जब अदर देन कैश सेटलमेंट होता है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? उसका मेजरमेंट हमेशा फेयर वैल्यू पे ही किया जाएगा, ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू एस्टिमेबल नहीं है तो आपको, मतलब फेयर वैल्यू अगर रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते तो आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से ट्रांजैक्शन का प्राइस मेजर करना पड़ेगा। पर ये सिर्फ तब होगा जब ट्रांजैक्शन प्राइस का फेयर वैल्यू रिलायबली एस्टिमेबल नहीं है, ठीक है। नॉन कैश कंसिडरेशन हो गया। अब कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर।
कब होता है ऐसा कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर? जब कस्टमर हमें अगर कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तब ये पेमेंट आ सकता है जो हमें उनको पे करना पड़ेगा। अब इसमें भी दो कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज जब कोई डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे, अगर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको सेपरेटली एज अ परचेज ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे। और अगर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हो रहे तो अपने ट्रांजैक्शन प्राइस में एडजस्ट करो। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज कैसे समझेंगे? मतलब वो एकदम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, तब वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 4, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस के एलोकेशन में आप किस बेसिस पे करोगे एलोकेट? अपने सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के स्टैंड अलोन प्राइसेस के प्रोपोर्शन में। ठीक है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होता है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज अपना ऑब्जर्वेबल प्राइस इफ द गुड्स एंड सर्विसेज वर सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट। अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो आप एस्टिमेट कर लो अपना प्राइस, पर आपको वो प्रोपोर्शन तो वही लेना पड़ेगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ठीक है? अब अगर आपने कोई डिस्काउंट ऑफर किया है, ठीक है, वो अपने बंडल ऑफ ऑब्लिगेशंस के ऊपर, तो वो डिस्काउंट भी आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के प्रोपोर्शन में अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है? सो दिस वाज अबाउट स्टेप 4, सिंपल। स्टेप 5, लास्ट स्टेप पे आते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करना? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होता है तब रेवेन्यू रिकॉग्निशन करो। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है तो वो तो सिंपल है, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे करना है। अब एट अ पॉइंट इन टाइम अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो रहा है तब हम कैसे करें? हम कब रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू? जैसे ही कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर हो गया है, द पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें कस्टमर को कंट्रोल मिल जाता है, दैट विल बी द पॉइंट जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है? कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज बेसिकली जब कस्टमर उसका यूज डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, उससे रिमेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सकता है, प्लस इट इज ऑल्सो कि अगर वो सामने किसी और को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट, तो भी उसको हम कंट्रोल बोलते हैं। क्लियर है? अब इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है कि नहीं हो गया, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहला, एंटिटी के पास अब प्रेजेंट राइट आ जाएगा पेमेंट का, कि अब उसको वो पेमेंट मिल सकता है उस पर्टिकुलर असेट के। दूसरा, कस्टमर के पास लीगल टाइटल आ जाएगा असेट का, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्रोल ट्रांसफर होते ही लीगल टाइटल भी ट्रांसफर हो गया है, पहले भी हो सकता है वो तो। ठीक है? एंटिटी ने फिजिकल पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिया होगा, अब वो फिजिकल पोजेशन भी एंटिटी के पास नहीं है यूजुअली। कस्टमर के पास सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप के ट्रांसफर हो गए, मतलब उसको मिल गए। और लास्ट, कस्टमर ने वो असेट को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होती है तब हम मानते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफर एक्चुअली हो गया है। क्लियर है? अच्छा, अब IFRS 15, ये जो अपन ने ऊपर कंडीशन पढ़ी ना ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की, वो ये नहीं बताता कि इसमें से मेजॉरिटी कंडीशन फुलफिल हुई तो कंट्रोल ट्रांसफर मानेंगे, या कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो कंट्रोल ट्रांसफर मानेंगे। वो अल्टीमेट टेस्ट ओनरशिप का कि ये ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, वो वैसे भी कस्टमर को ही देखना पड़ता है कि क्या वो उसका यूज डायरेक्ट कर पा रहा है, क्या वो डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है उस असेट के साथ, इस पे और किसी का कंट्रोल फिर नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन की डेट क्या होगी? जिस दिन
कंट्रोल ट्रांसफर हुआ उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। वही तो मतलब होता है ना एट अ पॉइंट इन टाइम का। सही है। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे ना इसमें ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, जिसके बारे में हमें थोड़ा अलग से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला इस कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल क्या होता है? एंटिटी है, एंटिटी ने डीलर को गुड्स ट्रांसफर किए, वो डीलर एंड यूजर को ट्रांसफर करे, ठीक है। तब इस पॉइंट पे एंटिटी कब करे रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो ये सेगमेंट बताएगा कब करेगी। और डीलर के पास रहा तो नहीं कर सकते, कोई कंडीशन में नहीं होगा ऐसा। जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है या कंट्रोल पास हो जाता है तब अपन बोलते हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो रेवेन्यू। अब इस केस में कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है क्या? नहीं, कंसाइनमेंट सेल वाले केस में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि डीलर जब सामने वाले को सेल करेगा एंड यूजर को तब हम भी सेल मानेंगे उसका। तब तक के लिए राइट्स एंड सारी चीजें हमारे पास है, मैं वो एंटिटी वो वापस मंगा सकती है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब आपके पास आपका कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसको हम कंसाइनमेंट अरेंजमेंट बोलते हैं, और कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के केस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होगा। क्लियर है? अब कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कंट्रोल किसके पास रहेगा? एंटिटी के पास, अंटिल एन इवेंट हैपेंस। अब ये इवेंट मतलब क्या है? इवेंट मतलब या तो डीलर ने सेल कर दिया आगे, ठीक है, दैट इज द इवेंट जब कंट्रोल ट्रांसफर मानेंगे हम, या हमारे स्पेसिफाइड पीरियड जो हमें डीलर के पास वो प्रोडक्ट रखने का पीरियड था जो डिसाइडेड था वो एक्सपायर हो गया। ये क्या होता है? सपोज अगर मैंने निवेदिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं एंटिटी हूँ, निवेदिता डीलर है, मैंने उसको ये बोला कि मैं निवेदिता आपको 300 प्रोडक्ट दूंगी फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने में अगर आपने जितना सेल किया तो ठीक, वरना मैं वो प्रोडक्ट वापस ले जाऊँ। तो मैं वो 300 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू कब कब बुक करूंगी? या तो जैसे जैसे निवेदिता ने वो प्रोडक्ट सेल किए, जितने प्रोडक्ट सेल हुए होंगे, जब सेल हुए होंगे तब उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। और अगर 3 महीने के एंड तक उसके पास लेट्स से 120 प्रोडक्ट्स बच गए तो फिर वो 120 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो अब मैं वापस मंगा लूंगी तो फिर मैं उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करूंगी बुक्स में। क्यों करूं रिकॉर्ड? वैसे भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के भी हिसाब से वो यही बोलता है ना कि जब आप मोर देन सर्टन हो कि ये रेवेन्यू का रिवर्सल नहीं होने वाला, यही चीज IFRS 15 भी बोलता है। जब तक आप 100% मतलब मोर प्रोबेबल हो कि रेवेन्यू का रिवर्सल नहीं होगा तभी जाके रेवेन्यू का रिकॉर्डिंग करो। क्लियर है? और कोई कंडीशनल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए डीलर का टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, तभी आप उसको क्या मानोगे? कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। अगर डीलर को ऑब्लिगेशन है टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट तो फिर वो सेल ही होगी, आपने उसको एज अ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट ट्रीट ही नहीं किया। समझो? नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? सेल एंड रीपर्चेज। सेल एंड रीपर्चेज में ना थोड़ी ज्यादा कंडीशंस है, मतलब उसमें भी सब कंडीशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल एंड रीपर्चेज मतलब क्या होता है? मैंने अभी सेल कर दिया पर मैं अपने पास में एक राइट सेफ गार्ड करके रख रही हूँ कि मैं फ्यूचर में जाके इसको रीपर्चेज कर लूँ सेम असेट को, दैट इज सेल एंड रीपर्चेज अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें यूजुअली ये कौन सी चीजों में होता है? प्रॉपर्टी डेवलपमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, या जो मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज होती है ना, विस्की हो गया, चीज हो गया, ये सारी चीजों में, इनमें ये वाली चीजें ज्यादा होती है सेल एंड रीपर्चेज अरेंजमेंट, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद अगर खराब हो गया तो आपको रीपर्चेज करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? एग्जैक्टली लीगली सेल ऑफ हो गया है पर आपने कमिटमेंट या ऑप्शन अपने पास रखा है कि आप उसको रीपर्चेज कर सकते।
ठीक है, या वो चीज ऑन द टेबल है कि ये चीज रिपर्चेज हो सके, अब वो किसके साइड से है उसके बेसिस पे तो पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, कितने तरह के सेल एंड रिपर्चेज अरेंजमेंट्स होते हैं? 3। सबसे पहला, जब एंटिटी के पास ऑब्लिगेशन है टू रिपर्चेज दैट असेट, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ऑब्लिगेशन है एंटिटी के पास कि उसको आगे जाके रिपर्चेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? एंटिटी हैज द राइट टू रिपर्चेज द एसेट, उसके पास राइट है, मतलब ऑप्शन किसके पास है? एंटिटी के पास। दैट इज व्हाट? कॉल ऑप्शन। ऑप्शन टू बाय है एंटिटी के पास। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है? एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेज द एसेट एट द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, मतलब आपने जिसको बेचा है उसकी रिक्वेस्ट पे आपको वापस परचेज करना पड़ सकता है। दैट इज व्हाट? ऑप्शन टू सेल, पुट ऑप्शन होता है ये। क्लियर है? अब फॉरवर्ड और कॉल ऑप्शन में आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? एंटिटी यूजुअली या तो खुद करेगी या कर सकती है रिपर्चेज, ये बोला गया से, तब हम उसको सेल एंड रिपर्चेज अरेंजमेंट मानते हैं। अब जब कॉल ऑप्शन है सेलर के पास और कंट्रोल कभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी थी ना कि वो डायरेक्ट कर पाए यूज। करेक्ट है, जब अपने पास ही ऑप्शन होता है रिपर्चेज करने का तो सामने वाला डायरेक्ट कर सकता है क्या उसका यूज, या उससे बेनिफिट्स ऑब्टेन करना, सब्सटैंशियल बेनिफिट्स वो ले पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता है ना स्टार्टिंग से कि ये उसका सामान है, मेरे पास उसने खाली ऐसे रख के रखा है कि हाँ भाई तू संभाल के रख। करेक्ट है? तो इस केस में यूजुअली रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है, आपने बस वो ऑन पेपर दिखाने के लिए बोला कि मैंने सामने वाले को बेच दिया, पर एक्चुअली ये बेचा नहीं गया है। ठीक है, इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको, जब आपका रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन या इक्वल टू द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो आपने ओरिजिनली जिस प्राइस पे सेल किया उससे आपका रीपर्चेज प्राइस मोर देन या इक्वल टू है, तब आप इस अरेंजमेंट को एज अ लोन ट्रीट करोगे अपनी बुक्स में। लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा? लोन लाइबिलिटी बुक, इंटरेस्ट पेमेंट बुक, उस हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे। मतलब यहाँ पे सॉरी, एंटिटी की बुक्स में क्योंकि रीपर्चेज प्राइस ज्यादा है ना, ठीक है, तो वो लोन के हिसाब से बुक होगा। अगर रीपर्चेज अमाउंट इज लेस देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तब हम उसको कैसा बुक करेंगे? एज अ लीज, एज पर IFRS 16। क्लियर है? अब आते हैं पुट ऑप्शन पे। कॉल ऑप्शन और फॉरवर्ड ऑप्शन में सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। अब आते हैं पुट ऑप्शन पे, जहां पे हमारे पास ऑप्शन टू सेल है। पुट ऑप्शन के केस में हमें क्या देखना होता है? वेदर पुट ऑप्शन क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द सेलर टू रीपर्चेज और नॉट। अगर वो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव अवेलेबल होता है कस्टमर के पास कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, और अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम उसको एज अ सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं विद अ राइट टू रिटर्न, कि अगर उसने रिटर्न कर दिया तो फिर हमें वो एडिशनल एंट्री पास करेंगे, तब तक के लिए आप उसको सेल रिकॉर्ड कर सकते हो। पर जो ऊपर वाला सिनेरियो था, ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड, वहां पे क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव कस्टमर के पास है, तो इट इज मोर प्रोबेबल देन नॉट कि वो ऑब्लिगेशन बन रहा है। ठीक है, कि उसको रिपर्चेज करना पड़ेगा, तो फिर वो सेल एंड रिपर्चेज जैसा वैसे भी जाएगा। अब जब ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा है तब सेम जैसे ऊपर हो रहा था कॉल ऑप्शन फॉरवर्ड ऑप्शन के, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, सेम चीज पुट ऑप्शन में भी होती है। अगर रीपर्चेज प्राइस आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से ज्यादा है या इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो आप उसको एज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट रिकॉर्ड करोगे। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इज नथिंग बट लोन। फिर उसमें जो एक्सेस अमाउंट होगा दैट विल बी योर फाइनेंस कॉस्ट, और असेट हमेशा सेलर की बुक्स में ही दिखेगा, वो सेलर की बुक से डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे आपने नहीं किया है ना राइट ट्रांसफर, क्लियर है ना, आपके पास ऑब्लिगेशन है रीपर्चेस करने का, तो इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कुछ नहीं होगा। और अगर रीपर्चेज प्राइस आपके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से कम है तो आप उसको वैसे भी लीज जैसा रिकॉर्ड करोगे एज पर IFRS 16। क्लियर है? विद दिस रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कंप्लीट। उसमें कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन बचा है, बिल एंड होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मुझे बस वो देखना था। द नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, या तो आपका स्कोप चेंज होगा या आपका प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें किस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह से आप वो मॉडिफिकेशन को रिकॉर्ड करोगे, वो डिपेंड करेगा। अगर आप उस मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हो तो आप क्या करोगे, जितना भी इंक्रीज इन स्कोप है एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड आइटम्स की वजह से, उतना मतलब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह वो कब रिकॉर्ड होगा, जब या तो स्कोप में इंक्रीज है और ये इंक्रीज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से, ऐसा नहीं कि वो इंक्लूडेड है। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ ये सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज है, तब आप उसको एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बुक करोगे। एंड जब ये इंक्रीज इन प्राइस डायरेक्टली आपके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ दैट डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करेगा। जितना इंक्रीज है उतना पूरा का पूरा उनका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, तब आप उसको एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बुक करोगे। और अगर आप उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं कर रहे हो, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हो तो मेरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली चलेगा, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे चलेगा। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ बिग डील नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब आते हैं जब आप उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं कर रहे हो, आप उसको एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रीट नहीं करते हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जितने भी आपके ओरिजिनल अरेंजमेंट के हिसाब से जो डिस्टिंक्ट गुड्स बचे हैं उनका पहले तो अपन को ये दिखाना पड़ेगा कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, जो बचे हुए गुड्स का था, और हम एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का बताएंगे जिसमें ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, अपनी ओरिजिनल कंसिडरेशन जो अभी तक अनरिकॉग्नाइज थी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, प्लस जो एडिशनल कंसिडरेशन हमने मॉडिफिकेशन में डिसाइड की, ये दोनों अमाउंट्स ऐड करके आपका न्यू ट्रांजैक्शन प्राइस मिलेगा, जिसके बेसिस पे आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड होगा इन द बुक्स। क्लियर है? अब जो गुड्स बचे हैं जो डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उसको पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही समझ रहे हो। ठीक है, तो उस केस में हम उसका इम्पैक्ट भी कैसे लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का स्टेज कंप्लीशन के हिसाब से, मतलब प्राइस में जो भी डिफरेंस आ रहा है और स्टेज कंप्लीशन के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें यूजुअली आप क्यूमुलेटिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेसिस पे अपनी एंट्रीज रिवाइज करोगे, वो करंट कॉन्ट्रैक्ट का ही कंटिन्यूएशन माना जाएगा। समझा? अब अगर रिडक्शन इन स्कोप होता है तो कैसे करेंगे, रिडक्शन इन स्कोप है तो रिडक्शन इन स्कोप भी है तो मॉडिफिकेशन ही, चेंज तो हुआ है ना, कम हुआ है पर हुआ तो है चेंज, बट इसमें कोई एक्स्ट्रा काम हो रहा है क्या, नहीं। तो इसमें बस क्या करेंगे हम, अब रिड्यूस, सपोज अगर पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं 2000 प्रोडक्ट्स आपको सेल ऑफ करूंगी या आपको भेजू डिलीवर करूंगी, उसमें से 1200 हो गए हैं, अब एडिशनल सिर्फ 650 का ही हमने रखा है, 150 यूनिट सामने से कम हो गए कि इतना भेजने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, जो रिवाइज 650 यूनिट जो अब मेरे को सिर्फ 650 भेजने हैं ना, मैं बस उतने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी कि हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में से अब सिर्फ 650 का ही डिलीवर करना बचा और कोई मेरी एडिशनल लाइबिलिटी पेंडिंग नहीं है। ये अग्रीमेंट जब साइन हो गया है तो आपका रिडक्शन इन स्कोप इज डन एंड डस्टेड। तो आगे कोई मगजमारी नहीं आने वाली इस चीज पे, जो 650 यूनिट्स जब होंगे डिलीवर तब 650 के प्रपोर्शन में रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाएगा, जिस तरह से भी वो डिलीवर होने वाले होंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट अरेंजमेंट आता है अपना बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट मतलब क्या, जहां पे कस्टमर ने सेल तो कर दिए प्रोडक्ट, बट फिजिकल पोजेशन अभी भी उसके पास ही है, पर फिजिकल पोजेशन उसकी वजह से उसके पास नहीं है, वो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अपने पास ही रखो फिजिकल पोजेशन जब तक मैं नहीं बताता। तो इस केस में क्या होगा, ये जो फिजिकल पोजेशन उसने रखा होगा उसके अगेंस्ट वो ऑब्वियसली कुछ कस्टोडियन फीस चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, अब उसने सेल तो कर दिया, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट में तो कोई इश्यू नहीं आएगा, जैसे ही उसने कंट्रोल ट्रांसफर किया वो रिकॉर्ड कर सकता है उसका रेवेन्यू। ठीक है, इवन इफ पोजेशन उसके पास है, उसने कंट्रोल तो ट्रांसफर कर दिया ना, अब वो कस्टमर बता पा रहा है ना उसको कि तू ये प्रोडक्ट कब मुझे दे, तब उसको देना पड़ेगा। तब तक वो ये कर सकता है क्या कि तब तक किसी और इसको भेज दूं मैं, और फिर ये जब मांगेगा तब मैं न्यू प्रोडक्ट दे दूंगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका हो चुका है अग्रीमेंट इस पे। ठीक है, अब इस केस में एडिशनली क्या चीज आती है, अपनी कस्टोडियन फीस वाली। कस्टोडियन फीस क्या है, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक अलग है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होगा, जब तक कस्टमर वापस नहीं मंगाता, मतलब अपना फिजिकल पोजेशन लेता नहीं है उस गुड्स का। ठीक है, तब तक के लिए वो कस्टोडियन फीस चार्ज कर रहा होगा। तो उस कस्टोडियन फीस का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये एट अ पॉइंट इन टाइम हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूस इवेंट है। ठीक है, तो जितने पीरियड के लिए हमने होल्ड करके रखा होगा उस उतने पीरियड में ये डिस्ट्रीब्यूट होके बुक होता जाएगा। क्लियर है? अब बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट है कि नहीं है, ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे? पहले तो कस्टमर ने ये चीज रिक्वेस्ट की होनी चाहिए, एंटिटी नहीं बतानी चाहिए। कस्टमर ने बोला होना चाहिए कि भाई प्लीज हमारा फिजिकल पोजेशन आप अपने पास ही रखो, पर हम ये प्रोडक्ट परचेज तो कर रहे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये जो प्रोडक्ट्स है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट ये कस्टमर का है। फिर ये प्रोडक्ट पे कोई और कस्टमर को ना मैं दे सकती हूँ, ना कोई और कस्टमर आके बोल सकता है मुझे कि वो ये प्रोडक्ट पे उसका राइट। समझा? थर्ड कंडीशन, वो प्रोडक्ट इमीडिएट ट्रांसफर के लिए, फिजिकल ट्रांसफर के लिए रेडी होना चाहिए। कभी भी जब भी कस्टमर ने मांगा तब मैं इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकूं, ये अवेलेबिलिटी या ये कन्वीनियंस मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या है, एंटिटी के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा या कोई एबिलिटी नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो उन लोगों ने सेल कर दिया है अंडर अ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, अंडर अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, उसको या तो यूज कर सके या उसको किसी और को बेच सके। ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए एंटिटी के पास। तब उस अरेंजमेंट को, जब ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट करेगी, तब वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट बोलेंगे। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कैसे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कुछ कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होने ही होने। कौन से कॉस्ट कैपिटलाइज होते हैं? पहला तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम इनकर करते हैं। ठीक है, और दूसरा फुलफिल करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कॉस्ट लग रहा है जो कि इफ अंडर नो स्टैंडर्ड एंड एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर इट। इसमें क्या बोल रहा है वो कि ऐसा कोई कॉस्ट जो हमें पता है कि फुलफिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हमें इनकर करने की जरूरत है, बट ये हमें फ्यूचर में रीइंबर्स हो जाएगा, मतलब हम रिकवर कर लेंगे, सॉरी रीइंबर्स नहीं, रिकवर कर लेंगे, तब आप वो कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब कैपिटलाइज कॉस्ट ऑब्वियसली अमोर्टाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट आपने कैपिटलाइज किया है तो अमोर्टाइजेशन किस पैटर्न में होगा? जिस पैटर्न में आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना होता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से मैचिंग कंसेप्ट कैसे फॉलो होएगा? जब आप दोनों का पैटर्न सेम रखोगे, है ना। अब रेवेन्यू को आप कॉस्ट से किस तरह से मैच करोगे? परसेंटेज बेसिस पे कर सकते हो, इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड, कोई भी मेथड यूज करके हम ये मैचिंग कर सकते हैं रेवेन्यू की। अब उसमें क्या होता है, बेसिकली परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस जितनी हुई है इनटू टोटल कॉस्ट। करेक्ट है?
अब रेवेन्यू अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के टाइम पे। एक्सपेक्टेड आउटकम, अगर हमारा प्रॉफिट है तो रेवेन्यू कॉस्ट को प्रोग्रेस के हिसाब से रिकॉर्ड करते रहो, तब कोई इशू नहीं। पर अगर एक्सपेक्टेड आउटकम हमारा लॉस है तो जितना लॉस है वो पूरा का पूरा इमीडिएटली बुक कर दो, प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। और फिर जो भी और फिर उस चीज को अपन प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जैसा बता दें, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ये जो लॉस होने वाला एक्सपेक्टेड, ये पूरा का पूरा इमीडिएटली रिकॉर्ड होएगा हमारी बुक्स में। थर्ड कंडीशन क्या है? पहली तो थी प्रॉफिट, सेकंड था लॉस, थर्ड कंडीशन इज कि अगर हमें एक्सपेक्टेड आउटकम पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है। प्रॉबेबली ये कब होगा? जब बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते तब अपन नहीं बता सकते ना क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। उस केस में आप क्या करोगे? जब आप ये नहीं बता पा रहे हो तो आप रेवेन्यू को सिर्फ उतने ही अमाउंट तक रिकॉर्ड करोगे जितना आपका कॉस्ट आपको लगता है रिकवर कर सकते हो, और कॉस्ट ऑन एक्चुअल इनकरेंस बेसिस ही रिकॉर्ड करते हो। अभी तक मेरा 200 रुपए लगा, 200 रुपए कॉस्ट रिकॉर्ड कर दो। अभी तक मेरा 500 रुपए लगा है, 500 रुपए कॉस्ट रिकॉर्ड कर दो। रेवेन्यू में भी अभी तक मेरे को पता है कि मैंने ये 200 रुपए का कर लिया तो मैं 200 रुपए तो रिकवर कर सकती हूँ, तो 200 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। तो जब एक्सपेक्टेड आउटकम अननोन है ना, अल्टीमेटली अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा, टेक्निकली क्या होगा, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कॉस्ट रिकॉग्निशन सेम अमाउंट पे होगा। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या आएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। जब तक आपका एक्सपेक्टेड आउटकम आप असर्टेन नहीं कर पाते तब तक यही चीज चलती रहेगी, बिकॉज दैट इज द बेस्ट अप्रोच, जिससे मैचिंग कंसेप्ट भी फॉलो हो रहा है, प्रूडेंस भी ध्यान में रह रहा है, सब चीजें इन चेक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 100% फॉलो हो रहा है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के केस में हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के केस में आपको जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है जो आपने अग्री किया था उसी को इंक्लूड करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इसमें और कुछ हार्ड एंड फास्ट न्यू नहीं है। जैसे जैसे आपका रेवेन्यू टर्म्स के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से रेवेन्यू रिकग्निशन डिसाइडेड है म्यूचुअली, वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते जाओ। क्लियर है? विद दिस फाइनली सच्ची में अपना रेवेन्यू रिकग्निशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। यार सॉरी मैं वही सोच रही थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये छोटा सा कंसेप्ट बचा है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? सबसे पहले तो इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो आपने अग्री किया इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो अमाउंट तो अपने रेवेन्यू में, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड होना ही होना है। प्लस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क या क्लेम में कोई वेरिएशन आता है टू द एक्सटेंट कि इट इज प्रोबेबल ये रेवेन्यू हमें मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम उसको रिलायबली मेजर कर सकें, तभी हम वो अमाउंट को अपने रेवेन्यू में ऐड करेंगे या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इसमें यूजुअली ना क्लेम रीइंबर्समेंट्स होते हैं। क्लेम रीइंबर्समेंट्स मतलब कुछ क्लेम आया अगर हमें हमने जो काम किया उससे रिलेटेड, तब उसका एडजस्टमेंट कैसे करूँ, उसका ट्रीटमेंट कैसे करूँ अपनी बुक्स में। यूजुअली वो रीइंबर्समेंट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। बट और यूजुअली ये कैसे आते हैं? या तो हमने कुछ एरर कर दिया होगा या कस्टमर के तरफ से कोई डिले की वजह से हमें ये अमाउंट आया होगा क्लेम या रीइंबर्समेंट का। तो इस केस में जब इंसेंटिव पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इंसेंटिव पेमेंट्स कब होंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एक एडवांस स्टेज पे पहुंच गया जहां पे प्रोबेबल है कि स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट होने ही वाली है या एक्सीड होने ही वाली है, और अमाउंट ऑफ इंसेंटिव भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। जब आप सर्टेन हो कि ये मिलने ही वाला है, दूसरा आप अमाउंट रिलायबली असर्टेन कर सकते हो कि ये
इतना अमाउंट मुझे मिलने वाला है, तब आप वो इंसेंटिव को अपने रेवेन्यू में इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू यूजुअली जो हमारी अमाउंट ऑफ पेनल्टीज होती है ना, जो डीले की वजह से अराइज हो रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हुआ होगा इन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में एडजस्ट होनी जरूरी है। क्लियर है? ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स कंप्लीट